दोस्तों, फोर व्हीलर मार्केट में कितने आए और चले गए, लेकिन इंडिया में हर दूसरी कार मारुति की ही बिकती है। मारुति पिछले 40 इयर्स में 25 मिलियन कार्स का प्रोडक्शन कर चुकी है और आने वाले दिनों में भी इनकी रफ्तार रुकने वाली नहीं, क्योंकि मारुति 800 से शुरुआत करके इस कंपनी की ओमनी, ऑल्टो, जिप्सी और स्विफ्ट जैसी सस्ती, रिलायबल एंड फ्यूल एफिशिएंट कार्स ने एक आम मिडिल क्लास इंडियन को इमोशनली कनेक्ट कर लिया है। इस कंपनी की शुरुआत एक सरकारी कंपनी के रूप में तब हुई जब इंदिरा गांधी ने 1971 में प्राइम मिनिस्टर रहते अपने बेटे संजय गांधी की मौत के बाद एक पीपल्स कार को बनाने में दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन दोस्तों, मारुति की शुरुआत से संजय गांधी का क्या कनेक्शन? क्या आज भी यह कंपनी इंडियन गवर्नमेंट की है? और क्या आपने नोटिस किया है कि मारुति सुजुकी के लोगो से अब मारुति का लोगो गायब हो चुका है? आज की हमारी वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब के साथ ही मारुति सुजुकी की शुरुआत से लेकर आज तक की जर्नी को डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, वो दौर था 70s का, जब इंडिया आजादी के बाद अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ भूखमरी थी, ना लोगों की जेब में पैसे थे और ना ही नौकरी, और मिडिल क्लास इंसान के पास अपना खुद का एक कार होना किसी सपने से कम नहीं था। ज्यादातर कार्स विदेशों से इंपोर्ट होती थी और सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। हालांकि देश की सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एक पीपल्स कार को बनाने के लिए काफी सीरियस थे। एक ऐसी कार जो सस्ती, अफोर्डेबल और एफिशिएंट होने के साथ ही पूरी तरह से स्वदेशी हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अच्छा होना बेहद जरूरी था। और उस समय इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की उम्र लगभग 25 साल थी, जो पढ़ाई में तो एवरेज थे, लेकिन शुरुआती पढ़ाई दून स्कूल से करने के बाद उनकी आगे की स्कूलिंग स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल से हुई। आखिर बेटे इंदिरा गांधी के जो थे, यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने कभी एडमिशन नहीं लिया, लेकिन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में काफी इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने इंग्लैंड के क्रीव में रोल्स रॉयस में 3 साल तक अप्रेंटिसशिप किया। कार रेसिंग और एयरक्राफ्ट एक्रोबैटिक्स के वो काफी शौकीन थे और बाद में उन्हें 1976 में पायलट का लाइसेंस भी मिल गया था। खैर, वापस लौटते हैं अपनी मारुति सुजुकी की जर्नी पर। 1970 में सूर्यराम मारुति टेक्निकल सर्विसेज के नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराई गई थी, जिसका पर्पस था गाड़ियों की डिजाइन, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स की ट्रेनिंग देना। 1971 में इंदिरा गांधी और उनकी कैबिनेट ने अपने पीपल्स कार प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए MTSPL को सेलेक्ट किया और कंपनी एक्ट के तहत एक्वायर करके उसका नाम मारुति लिमिटेड रख दिया गया। दूसरी तरफ संजय गांधी भी अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी करके इंडिया वापस आ गए थे और उन्हीं को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और साथ ही में इस कंपनी को कार के प्रोडक्शन का लाइसेंस भी जारी कर दिया गया। हालांकि इस फैसले के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन सामने आकर इंदिरा जी का विरोध करने की हैसियत किसकी थी? संजय गांधी आम लोगों की एक इंडिजिनस कार बनाने के लिए जी जान से जुट गए। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स को साथ में मिलकर काम करने का प्रपोजल भी दिया और फॉक्सवैगन के साथ तो उन्होंने जेवी के लिए भी कोशिश किया ताकि उनकी फेमस बीटल कार को इंडिया में बनाया जा सके, लेकिन कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। किसी तरीके से वह एक प्रोटोटाइप मॉडल भी तैयार कराए, लेकिन उसका प्रोडक्शन कभी नहीं हो सका। अब मारुति का मैनेजमेंट बोर्ड ये समझ चुका था कि इस कंपनी में बहुत कुछ अच्छा नहीं होने वाला और पीपल्स कार का प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जाने लगा। बाकी रही सही कसर 1975 में पूरी हो गई, जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई और संजय गांधी पूरी तरह से पॉलिटिक्स की तरफ डाइवर्ट हो गए। मारुति लिमिटेड कई तरह के नुकसान झेलती रही और इमरजेंसी के बाद जब साल 1977 में मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार बनी तो कंपनी को बंद कर दिया गया। फिर साल आया 1980, जब एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की डेथ हो गई और उसी साल केंद्र में फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। इंदिरा जी को संजय गांधी की डेथ से गहरा सदमा पहुंचा था। उन्होंने अपने बेटे के इंडिजिनस कार के ड्रीम को पूरा करने का निर्देश दिया और पब्लिक सेक्टर यूनिट के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर वी कृष्णामूर्ति के एफर्ट से मारुति को एक नए नाम मारुति उद्योग लिमिटेड से फिर से शुरू किया गया और साल 1982 में जापान की फेमस ऑटोमेकर सुजुकी मोटर कारपोरेशन के साथ एक जेवी साइन किया गया कि शुरुआती 2 सालों में मारुति 40,000 गाड़ियां जापान से इंपोर्ट करेगी। और दोस्तों, सही मायने में मारुति की सक्सेस जर्नी की शुरुआत यहीं से हुई। एक कार इंपोर्टर की तरह काम करते हुए कंपनी ने हरियाणा के गुड़गांव में मारुति की पहली फैक्ट्री की नींव भी रख दी, जिसमें मैन्युफैक्चर हुई इंडिया की सबसे आइकॉनिक फैमिली कार मारुति 800 को 19 दिसंबर 1983 को लॉन्च किया गया। इंदिरा जी इस कार को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि इसके पहले कस्टमर हरपाल सिंह जी को उन्होंने गाड़ी की चाबी खुद अपने हाथों से सौंपी थी। इस कार का प्रोडक्शन आज भले ही बंद हो गया हो, लेकिन इसको इतना पसंद किया गया कि साल 1983 से लेकर 2014 तक इसकी 28 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेची गईं। इसके बाद 1984 में
मारुति 800 के ही इंजन के साथ मारुति ओमनी और 1985 में जिप्सी को भी लॉन्च किया गया, जो ऑफ रोडिंग के लिए काफी पसंद की गई। इन तीनों कार्स की बदौलत मारुति का इंडियन कार मार्केट पर कब्जा सा हो गया और कंपनी के प्रॉफिट में तेजी से इजाफा होते देख सुजुकी मोटर्स ने 1987 में कंपनी में अपने शेयर्स 26% से बढ़ाकर 40% कर दिया। अब कंपनी के पास इतना पैसा हो गया कि कार की प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा दिया गया और इसका एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया गया। फिर 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद जब इंडियन मार्केट को ओपन किया गया तो सुजुकी ने मारुति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% कर दिया और कंपनी का नाम मारुति उद्योग लिमिटेड से मारुति सुजुकी हो गया, क्योंकि अब दोनों 50-50% के पार्टनर थे। इसके बाद मारुति ने एक के बाद एक नई गाड़ियों के मॉडल लॉन्च किए और 1999 की वैगन आर आज 20 साल बाद भी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। इसके अलावा मारुति सुजुकी इंडिया की पहली ऑटोमोटिव कंपनी थी जिसने साल 2000 में अपना पहला कस्टमर कॉल सेंटर खोला था। फिर 2004 में मारुति ऑल्टो लॉन्च की गई, जिसकी सेल ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। यहाँ तक कि मारुति 800 भी अब बिक्री में इससे पीछे छूटने लगी। आने वाले सालों में मारुति अपनी कार्स को भारतीयों की जरूरत के हिसाब से ढालती रही। इसके बाद 2005 में उन्होंने अपनी हैचबैक मारुति स्विफ्ट लॉन्च की, जिसने फिर एक बार मार्केट में धूम मचा दिया। फिर 2008 में स्विफ्ट डिजायर, 2010 में ऑल्टो K10 और मारुति एको की मदद से कंपनी ने 2012 तक 10 मिलियन कार्स के सेल का रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन दोस्तों, इस अच्छी खबर के साथ ही मारुति के हिस्ट्री की सबसे बुरी खबर भी इसी साल आई। दरअसल कंपनी के मानेसर प्लांट में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बात मारपीट और आगजनी तक पहुंच गई। गुस्से में वर्कर्स ने प्लांट के एक बड़े हिस्से को आग के हवाले कर दिया। काफी लोग इंजर्ड भी हुए और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिससे मजबूरी में प्रशासन को मानेसर प्लांट पर ताला लगाना पड़ा। लगभग 1 महीने तक प्रोडक्शन रुका रहा और मारुति को रोजाना 75 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ। लेकिन फिर जोरदार कमबैक करते हुए इसी साल लॉन्च हुए अर्टिगा की सेल्स ने इस मुश्किल घड़ी को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, सुजुकी लगातार अपने स्टेक मारुति सुजुकी में बढ़ाती गई और आज उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 56% से भी ज्यादा हो गई है। यानी आज अगर देखा जाए तो मारुति सुजुकी का पूरा कंट्रोल जापान की सुजुकी के पास है। तो आखिर इंडियन गवर्नमेंट की हिस्सेदारी का क्या हुआ? दरअसल 2003 के बाद से ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ज्यादातर स्टेक सुजुकी को ही सेल कर दिए थे और 2007 आते आते वो पूरी तरह से मारुति सुजुकी से एग्जिट हो गए। इसलिए आज सुजुकी के 56% स्टेक के अलावा बाकी बचे ज्यादातर स्टेक म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और FIIs के पास हैं। 2015 में मारुति ने अपने प्रीमियम कार्स को सेल करने के लिए एक प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा की शुरुआत की थी, जिसके थ्रू S-Cross, सियाज, बलेनो, इग्निस और SL6 जैसी प्रीमियम कार्स सेल की जाने लगी। और साथ ही मारुति के लोगो में भी एक मेजर बदलाव किया गया ताकि मारुति का लोगो भी मर्सिडीज और ऑडी की तरह प्रीमियम दिखने लगे। आज मारुति सुजुकी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में हैं, जिनकी कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी 22,50,000 कार्स पर ईयर है। और अगर लास्ट ईयर की सेल्स फिगर को देखा जाए तो उन्होंने लगभग 20 लाख कार्स को सेल किया है। आज 42% मार्केट शेयर के साथ मारुति अपने 3,500 डीलरशिप के जरिए देश के कोने कोने में मौजूद है और हाईली रिलायबल और लो मेंटेनेंस की वजह से सबकी पहली पसंद बनी हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।